गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर है और इसका लेसन नंबर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और ये कहानी लिखी है R.K. लक्ष्मण जी ने। भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर लक्ष्मण। बहुत इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और पेपर में इनका एक कार्टून आता था। वो कार्टून द कॉमन मैन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। बहुत उसमें ये अपना जो पॉलिटिकल व्यवस्था रही है उसके ऊपर और अन्य चीज़ों के ऊपर व्यंग भी उसी के द्वारा किया करते थे। इनको भारत के कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। तो हम आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर मतलब एक व्यक्ति है ईश्वरन और वो स्टोरी टेलर है। वो कहानियाँ सुनाया करता है। किसको सुनाता है? वो सुनाता है कहानी अपने मालिक को, जो कि एक लड़का है महेंद्र नाम का। महेंद्र के साथ हमेशा रहता है और उसी को कहानियाँ सुनाया करता है। और कहानियाँ कैसे सुनाता है? साधारण सी कहानी को भी बहुत ही एडवेंचरस और रहस्यमय तरीके से ड्रामेटिक वे में मिर्च मसाला लगाकर सुनाया करता है और कभी कभी खुद भी उसमें खो जाता है कहानी में। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की कहानी वो महेंद्र को सुनाया करता था। द स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये जो कहानी यहाँ पर दी जा रही है ये महेंद्र नामक एक नवयुवक द्वारा गणेश को सुनाई जा रही है ना। गणेश को महेंद्र ने सुनाई थी अपनी कहानी। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र जो था वो एक फर्म का मतलब होता है किसी कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र के पद पर था। और ये इसकी जो कंपनी थी वो क्या करती थी? वो विभिन्न प्रकार के जो निर्माण होते थे, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो रहे हों या ब्रिजेस पुल बन रहे हों या डैम बांध बन रहे हों, ऐसे जगहों पर, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सुपरवाइज़र्स को प्रोवाइड करती थी। वहाँ पर सुपरवाइज़र रखती थी, नौकरी उनको देती थी। तो महेंद्र भी एक इसमें जूनियर सुपरवाइज़र था अपनी फर्म में। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महेंद्र का जो जॉब था उसके अंतर्गत उसको ये काम करना होता था कि जो भी वर्क साइट है उसको उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी कि काम ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। और उसको आए दिन इस जगह से उस जगह जाना पड़ता था अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर पर, ताकि वहाँ का वो काम धाम देख सके। जैसे कौन कौन सी जगह हो सकती थी? फ्रॉम ए कोल माइन एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। एक कोयले की खदान से लेकर कभी उसको रेलवे का जो ब्रिज बन रहा होता था वहाँ पर भेज देते थे काम धाम देखने के लिए। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। और वहाँ से या तो उसको किसी एक रसायन प्लांट लगाया जाता था, रासायनिक संयंत्र, वहाँ पर भेज देते कि जो वहाँ पर लगने वाला होता था कि जाओ सब कुछ देखो, निरीक्षण करो ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये काम था महेंद्र का अपनी कंपनी में। ही वॉज ए बैचलर। महेंद्र एक कुंवारा लड़का था, अभी अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। और वो एक साधारण सा जीवन जीता था। कोई उसकी बहुत सारी मनोकामनाएं या कोई बहुत सारी ज़रूरतें नहीं थी और अपने आप को हर प्रकार की ऑड कंडीशंस, किसी भी प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसमें वो आसानी से ढाल लेता था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक गेस्ट हाउस टाइप का हो जिसमें कोई सुख सुविधा ना हो, वहाँ भी रह लेता था वो। और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वारी, या किसी भी प्रकार का ऐसा जो काम चलाऊ पत्थरों की खदान में लगा हुआ टेंट होता था कपड़े का, उसमें भी काम चला लेता था वो। कहीं पर भी वो आसानी से एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी उसकी, और वो थी उसका रसोइया ईश्वरन। तो ईश्वरन कौन था? स्टोरी टेलर तो था ही, लेकिन वो महेंद्र का कुक था, उसके लिए सारे काम करता था, उसका रसोइया था।
द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो कुक है वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता था, और जहाँ भी उसको भेजा जाता था महेंद्र को, वो बिना किसी शिकायत के महेंद्र के साथ वहाँ पर जाया करता था। ए कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोया करता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर ऑल नाइट, और ज़रूरत पड़ने पर रात भर अपने मालिक से बातें भी किया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects, और वो मन गढ़ंत कहानियाँ भी बुन लेता था जिनका कोई अंत नहीं होता था, और उन्हीं में कई सारे कथाएं भी वो भिन्न भिन्न विषय में गढ़ लिया करता था। ये उसका टैलेंट था। कई प्रकार की वो जो कहानियाँ हैं वो अपने ही मन में वो गढ़ लेता था। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. एक और खासियत थी उसके अंदर ईश्वरन में कि वो कहीं से भी जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, और उसमें सब्जियों में डालने के जो मसाले वगैरह है, जो सामान है, वो कहीं से भी प्राप्त कर लेता था। ऐसी जगह से भी जहाँ पर बहुत ही उजाड़ और वीरान जगह होती थी और जहाँ पर मीलों दूर कोई दुकान नहीं होती थी, वहाँ पर भी वो सब्जियाँ और सब्जी खाना पकाने का सारा बंदोबस्त पता नहीं कैसे कर लेता था। ये उसके अंदर खासियत थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और अगर किसी नए स्थान पर उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, जहाँ पर महेंद्र के साथ हो जाता था, तो वहाँ पर भी किसी जादुई तरीके से वो 1 घंटे के अंदर ही सारी व्यवस्था खाने पीने की करके बहुत ही लाजवाब लजीज खाना भी तैयार कर लिया करता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. और महेंद्र जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता था और नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने काम पर निकल जाया करता था, और कुछ लंच में टिफ़िन बना के देता था ईश्वरन उसको, तो वो भी उसको लेके जाता था। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisure bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और इस दौरान meanwhile मतलब जब वो चला जाता था ऑफिस महेंद्र, तो वो क्या करता था ईश्वरन, वो जिस शेड में वो लोग रहते थे, क्योंकि हर जगह घर की व्यवस्था नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं कभी कभी शेड में रहना पड़ता था, तो वो शेड में रहता था तो उसको साफ़ सफाई करता था, कपड़े धोता था, और आराम से फुर्सत में जब आता था तब वो नहाता था, और कई सारे बाल्टी भर के पानी अपने ऊपर सर पर उड़ेलता था, और जब नहाता था तो हमेशा प्रेयर्स, कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण वो करता रहता था, बुदबुदाता रहता था, भगवान के नाम लेता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और जब ये सब करके वो फ्री होता था तो लंच का समय हो जाता था, दोपहर के खाने का जो है टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद उसको नींद आती थी, लेकिन सोने से पहले वो कुछ किताब पढ़ता था। डोजिंग ऑफ का मतलब होता है ऊँघाई आ रही है, नींद आ रही है, तो नींद लेने से पहले वो क्या करता था, ही वुड रीड, वो कुछ ना कुछ किताब पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो बुक आमतौर पर क्या होती थी, एक तमिल भाषा की थ्रिलर उपन्यास हुआ करता था, जो कई सैकड़ों पेजेस का होता था, मोटा सा किताब होती थी। वो अक्सर इस किताब को पढ़ता था या तमिल भाषा की अन्य कोई उपन्यास पढ़ा करता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल, और जिस प्रकार से उस उपन्यास में लिखा होता था, उस उपन्यास में उपाख्यान होते थे, उस उपन्यास में काल्पनिक जो है वर्णन किए जाते थे, वो ईश्वरन के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव डालते थे। उनका उसके ऊपर बहुत अच्छा मतलब अच्छा क्या, उसके ऊपर उसका बहुत असर होता था। इन्हीं कहानियों को सुनाने में वो यहीं से सारी शिक्षा प्राप्त करता था, तो वो उससे इन ट्रायल मतलब रोमांचित हो उठता था, जो वो किताब, वो नॉवल वो पढ़ता था। आगे बढ़ते हैं। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसके जो कहानियों के खुद के वर्णन होते थे वो बहुत ज़्यादा ये तमिल लेखकों से प्रभावित हुआ करते थे, मतलब इन्हीं को सीख सीख के पढ़ पढ़ के वो कहानियाँ अपनी बनाया करता था।
When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. और जब वो कोई कहानी सुनाता था, भले ही कोई छोटी सी घटना का ही वो वर्णन कर रहा हो, वो हमेशा कोशिश करता था कि उसमें वो सस्पेंस और सरप्राइज़, जो आश्चर्य होता था उसमें और जो सस्पेंस होता था उसको बना कर रखे। ये हमेशा उसका जो प्रयास है वो रहता था अपनी कहानियों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। उदाहरण के लिए, यदि उसको सड़क के किनारे कोई एक पेड़ मिला, अपरूटेड ट्री, अपरूटेड मतलब जो जड़ से उखड़ गया हो, गिर पड़ा हो हाईवे पे, तो वो उसको किस प्रकार से बताएगा? वो अपनी भौहें चढ़ाएगा, है ना, अपने हाथों से तरह तरह के जो जेस्चर्स हैं वो बनाएगा, तरह तरह की हाथ हिलाएगा और काफ़ी ड्रामा करके वो कहेगा, क्या कहेगा? द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। सड़क उजाड़ और वीरान थी और मैं अकेला जा रहा था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड। और अचानक मैंने देखा कि सड़क के ऊपर एक बहुत ही विशाल काय जो जानवर है, पशु है, वो पड़ा हुआ है, अपने हाथ और पैर को फैलाए हुए, और पूरी सड़क उसने घेर रखी है, अक्रॉस द रोड। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। और मेरे अंदर वापस जाने की, पीछे मुड़कर वापस जाने की प्रवृत्ति आधी अधूरी ही थी, पूरा मन नहीं था कि उसको देख के वापस चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा ये तो पेड़ गिरा पड़ा है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी टहनियाँ भी इधर उधर बिखरी हुई हैं। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स टेल्स uncritically। और महेंद्र क्या करता था? ईश्वरन की इस छोटी सी घटना को भी, जो वो नमक मिर्च लगा के बताता था, उसको वो बड़े आराम से अपनी चेयर में पीछे की तरफ बैठ के सुनता था और किसी भी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करता था। उसको मज़ा आती थी ये सब ईश्वरन की कहानियाँ सुनने में। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन जो है वो कहना शुरू करता था कि मैं जो है जहाँ से आता हूँ, जिस जगह से, वो जगह टिम्बर के लिए मशहूर है। टिम्बर मतलब इमारती जो लकड़ियाँ होती हैं, जैसे बल्लियाँ वगैरह जिससे बनती है, वो सब टिम्बर होता है। देयर इज़ ए रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और जो पेड़ों के लट्ठे हैं वो ट्रकों पर हाथियों के द्वारा लादे जाते थे। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और जो हाथी होता है वो कैसा जानवर है, कैसा पशु है? एकदम खाया हुआ और ताकतवर और हृष्ट पुष्ट जानवर होता है हाथी, बहुत ताकत होती है उसमें। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। महावत माने महावत, जिसे हम कहते हैं जो हाथी को कंट्रोल करता है। तो वो कह रहा है कि अगर हाथी जैसा जानवर वाइल्ड हो जाए, मतलब पागल हो जाए, तो अच्छा खासा अनुभवी महावत भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इतनी प्रस्तावना बताने के बाद ईश्वरन जो है उसने हाथी से संबंधित एक अलग किस्सा फिर से छेड़ दिया। वो कहानियों के अंदर से कथाएं निकाल लेता था, तो उसने एक दूसरी कथा उसमें छेड़ दी। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। एक दिन एक टस्कर मतलब हाथी, टस्क बोलते हैं हाथी के दांत को, तो टस्कर हाथी को ही कहा जाता है। एक दिन एक हाथी जो है वो इस टिम्बर यार्ड से, जो लकड़ियाँ जहाँ काम होता था, उस बाड़े से वो अनियंत्रित होकर बाहर निकल गया, और जो झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर स्टैम्पिंग मतलब पैर पटकते हुए, उनको कुचलते हुए, है ना, जंगली लताओं को नोचते चीरते हुए और पेड़ों की डाल को तोड़ते खींचते हुए वो अपने मनमाफिक रूप से चल रहा था, आगे चला गया था, बाहर भाग गया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। सर आप तो जानते ही हैं कि अगर हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट।
और वो अपनी ही कहानी में इस प्रकार से खो गया कि वो जैसा हाथी करता है पागल होने पर, पैर पटकने का काम, उछलने का काम और इधर उधर लहराने का काम, वैसा वो खुद भी करने लगा। कहानी सुनाते सुनाते खुद भी ऐसा ही नकल करने लगा जैसे हाथी कर रहा था, खुद भी अपनी कहानी में इस प्रकार से वो डूब गया था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. वो बताना उसने जारी रखा कि जो हाथी है वो अब गांव के किनारे पहुंच गया था, हमारे गांव के किनारे कस्बे में, और उसने सारी जो फेंसेस है, फेंस मतलब जो बाड़ होती हैं, उनको सब तिनकों की तरह उड़ा दिया था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. और वो अब मेन रोड पर आ गया था, और मेन रोड पर जो दुकानें लगी हुई थी, जो फल बेच रही थी, जहाँ पे मड पॉट्स मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन बिक रहे थे या कपड़े वगैरह बिक रहे थे, वो सारी दुकानों को, स्टॉल्स को उसने एकदम स्मैश कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है कि घबराहट में यहाँ वहाँ दौड़ना, तो पैनिक में थे। पैनिक मतलब बहुत ही डर की स्थिति आ गई थी लोगों में कि हाथी की चपेट में ना आ जाए, तो वो इधर उधर दौड़ रहे थे। The elephant now entered a school ground where children were playing. और एलिफेंट जो है वो अब एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, तो उसने क्या किया, कैसे घुसा, वो जो चार दीवारी होती है स्कूल के चारों तरफ, वो चार दीवारी को भी तोड़ दिया उसने। ब्रिक ईंटों से बनी हुई दीवार थी, उसको तोड़ के वो स्कूल के ग्राउंड में घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, और सारे बच्चे उन्होंने क्या किया, वो जल्दी से दौड़े अपने कक्षाओं में और उन्होंने दरवाज़ों को ज़ोर से बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. तो हाथी ने क्या किया, वो इधर उधर गुर्रा की, ग्रंटेड का मतलब होता है गुर्राना, है ना, अंदर की हाथी की जो गुरगुराहट की आवाज़ होती है, वो इधर उधर घूम रहा था गुरगुराते हुए। और उसने जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है, जो गोल बनाया गया होता है पाइप का, लोहे का, वो उखाड़ दिया था उसने। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो भी उसने फाड़ डाला था खींच के। और किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और एक पानी का ड्रम रखा था उसको भी उसने फोड़ फाड़ दिया था, और फ्लैटनिंग अपने पैरों से पिचका दिया था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो स्कूल में ग्राउंड में पौधे वगैरह लगे थे, प्लांट्स वगैरह, श्रब्स वगैरह, वो सब उसने उखाड़ के रख दिए थे। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, और इसी दौरान जो सारे टीचर्स थे वो भी सब अपने स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ चुके थे। From there they helplessly watched the depredations of the elephant, और उस ऊंचाई से, छत पर से वो क्या देख रहे थे, वो नीचे यही देख रहे थे कि जो हाथी है वो अब किस तरह से सब कुछ, हर चीज़ को नष्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ अब वो साबुत नहीं छोड़ रहा है, और ये वो ऊपर से असहाय सा देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर अब एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था, ना स्कूल का बच्चा, ना टीचर, कोई नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, और जो शहर की जो सड़क थी, गलियां थी, वो भी एकदम सब खाली हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। उस हाथी के आगे कोई आना ही नहीं चाहता था, उसके आसपास कोई फटकना ही नहीं चाहता था, तो सब कुछ अब खाली सा हो गया था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और मैं, ईश्वरन अपने आप को कह रहा है, मैं उस समय कहाँ पढ़ता था, जूनियर की क्लास में पढ़ता था, उसी स्कूल में। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये सारा क्रियाकलाप मैं छत पर से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, और मुझे पता नहीं अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, कि मैंने अपने एक टीचर के हाथ से वो केन माने छड़ी छीन ली, झपट ली, और मैं तेज़ी से सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे खुले में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली swung a branch of a tree with it held in its which it held in its trunk, और जो हाथी था वो मेरी तरफ घुरघुराया, और अपनी सूंड में उसने एक बड़ी सी ब्रांच ट्री की ले रखी थी, उसने मेरी तरफ देख के उसको हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने अपने पैरों को पटका, बहुत सारी धूल मिट्टी भी उड़ रही थी।
इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और वो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था हाथी। पागल हाथी था, कुछ भी कर सकता था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, और हाथ में वही छड़ी लेकर मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और अगल बगल के पड़ोस के जो घर थे उनके ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे, और वो ये सारा सीन एकदम मोहित होकर देख रहे थे। हिप्नोटाइज मतलब जैसे किसी ने उनको सम्मोहित कर दिया हो, ऐसे वो देख रहे थे कि मैं हाथी की तरफ बढ़ रहा हूँ एक छड़ी लिए। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और हाथी ने मुझे गुस्से से लाल आंखों से देखा, और वो मेरी तरफ मुझे दबाने के लिए, रौंदने के लिए वो एकदम तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड को उठाया और बहुत ही तेज़ी से चिंगाड़ लगाई। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स wagged its third toenail on the quick, और तभी मैंने क्या किया, उसी क्षण जब उसने अपनी सूंड उठाई और चिंगाड़ लगाई तो उसका मुंह ऊपर था, तो मैंने अपनी सारी ताकत बटोर कर मैं मूव किया, मैं आगे बढ़ा, और मैंने उसके पैर के तीसरे नाखून में, थर्ड टोनेल, तीसरे नाखून में एक ज़ोरदार प्रहार किया उस छड़ी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और वो जो जानवर था भारी भरकम, वो कुछ समय के लिए स्तब्ध सा रह गया, कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया कि ये क्या हुआ अचानक, और वो बहुत तेज़ी से कांपा, और फिर वो नीचे आकर गिर गया और ढह गया। तो इस प्रकार से ईश्वरन जो है अपनी कहानियाँ बताया करते थे, अपने आप को बहुत हीरो बताया करते थे। खैर कोई बात नहीं, और कहानियाँ अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार की ईश्वरन की कहानियाँ थी। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे, और आज के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस पाठ को कंप्लीट करेंगे।